स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मयि। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, उनके तप को, पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए यहाँ हम सबके मार्गदर्शन के लिए जो एक ऋषि कल्प दूरदृष्टि तथा प्रशासनिक सेवाओं में उदात्त भाव से बहुत अनुभव और बहुत ही समरसता परस्परता के साथ जिन्होंने सेवा दी और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में महनीय भारतीय शिक्षा बोर्ड का उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहे हैं, उस पद को विभूषित कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय एनपी सिंह जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, जो एक ऋषि दृष्टि से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में उच्च भाव चेतना से, ऋषि चेतना से, राष्ट्र चेतना से युक्त युवाओं को, जो भारत का भविष्य ऐसी विद्यार्थी जीवन की जो कला है उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड से निखारने का और अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को, उनके मूल्यों को, जो भारत की आत्मा है, ऐसी शिक्षा दीक्षा विद्यार्थियों को मिले और उनके अंदर भारतीयता का समावेश हो, नया उन्मेष हो, पूर्ण ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान के साथ, नवीन अनुसंधान के साथ हमारी पीढ़ी को वह ज्ञान मिले जिससे हमको गौरव हो, माता पिता गुरु आचार्य को और इस धरती माता को, भारत माता को गौरव मिले, ऐसी बहुत बड़ी संकल्पना के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का महनीय उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप सब यहाँ पर हमारे पतंजलि योग परिवार के राज्य प्रभारी और सभी शिक्षाविद, सभी यहाँ पर जो संचालक प्रधानाचार्य उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा कि आप भारत के उस वैभवशाली ज्ञान विज्ञान को, उस विद्या को पुनः इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जिसका आधान होगा उसके विषय में एक जो गोष्ठी है, यहाँ जो संवाद है, उस संवाद को आप बहुत ध्यान पूर्वक आदरणीय सिंह साहब के शब्दों को सुने, समझें और उसको आत्मसात करें तथा जो आप इस भारत की परंपरा को, ऋषि परंपरा को नए अनुसंधान के साथ अपने विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करेंगे, वो एक बहुत बड़ा यह अनुष्ठान होगा। यह इस शिक्षा के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण होगा। मैं अधिक समय न लेता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय सिंह साहब अपने मुखार बिंदु से भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा और उसको कैसे, किस प्रकार से हम अलग अलग विद्यालयों को जोड़ सकते हैं, आप सभी को इसके विषय में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दें। मैं सर्वप्रथम भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नमन करता हूं, भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को नमन करता हूं, भारत की समर्थ ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूं और यहाँ के विराट गुरुकुलीय परंपरा को नमन करता हूं। पूज्य योग ऋषि स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को और उनके भारतीय शिक्षा की अभिनव क्रांति के संकल्प को भी नमन करता हूं और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, मां शारदा के साधकों को, उनको भी नमन करता हूं और सभी पतंजलि के कर्मयोगी भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूं। और हमारे साथ पूज्य स्वामी जी के परम शिष्य जो भी उद्बोधन कर रहे थे, परम पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को भी बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। इस गोष्ठी के आयोजन के पीछे जिन लोगों ने
अहरनिश प्रयास किया है, उनके भी प्रयास को भी प्रणाम करता हूं। मैं बस संक्षेप में भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका वैधानिक स्वरूप क्या है, एक पक्ष इस पर चर्चा करूंगा और दूसरा पक्ष जो शिक्षाविदों के लिए अक्सर जिज्ञासा का बिंदु होता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड या भारतीय शिक्षा का अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो प्रथमतः संक्षेप में मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित एक स्कूल एजुकेशन का नेशनल बोर्ड है। जैसे सीबीएसई है, एनआईओएस है, उसी तरह भारत सरकार ने इसको गठित किया है और गठित करने के पश्चात एक मॉडल बायलॉज के तहत भारत सरकार ने स्पॉन्सरिंग बॉडी का चयन किया कि जो इसका वित्त पोषण भी करेगी संस्था और विजन को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करके एक विधिमान प्रक्रिया के तहत अनेक संस्थाओं द्वारा अपनी मांग रखी गई कि मेरे द्वारा संचालित किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार की समिति ने पतंजलि योगपीठ के ऑफर को स्वीकार करते हुए पतंजलि योगपीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड का स्पॉन्सरिंग बॉडी चयनित किया। तो एक तरह से यह भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि योगपीठ। इसके पीछे का इतिहास भी यह है कि विगत 1.5 दशक से पूज्य स्वामी जी अलग अलग मंचों पर अलग अलग सरकारों से ये अनुरोध करते रहे कि भारत में शिक्षा अगर भारत बोध पर केंद्रित नहीं होगी, शिक्षा का भारतीकरण नहीं होगा, प्राचीन भारत के ज्ञान परंपरा का अगर समावेश आधुनिक विज्ञान या शिक्षा के साथ नहीं होगा, तो भारत की प्रगति को हम कोई शीर्ष आयाम नहीं दे पाएंगे। प्रसन्नता की बात है कि 2019 में भारत सरकार ने पूज्य स्वामी जी के संकल्प को स्वीकार करते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया और सौभाग्य की बात है कि न्यायिक और विधिक प्रक्रिया में भी पतंजलि योगपीठ ही स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में इसके लिए चयनित हो गई, जिससे एक बड़ा अवसर मिला पूज्य स्वामी जी को और पतंजलि योगपीठ को कि भारत सरकार के इस गठित बोर्ड को इस विजन के साथ आगे बढ़ाएं जो भारत को एक वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराने के साथ साथ पूरे विश्व को एक नया नेतृत्व देने की भी दक्षता विकसित कर सके। सवाल उठता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के भारत सरकार द्वारा गठन के बाद बहुत सारी अन्य औपचारिकताएं होंगी जो शिक्षाविद हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब तक वो बोर्ड अन्य नेशनल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के इक्विवेलेंस घोषित नहीं होगा, समकक्ष घोषित नहीं होगा, और शिक्षा चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है संविधान के, इसलिए केंद्रीय सरकार के द्वारा गठन करने के हो पाया। तो यह बोर्ड पूर्णतः वैधानिक और भारत सरकार का नेशनल बोर्ड है। एक तो मैं ये आपको संप्रेषित करना चाह रहा था। दूसरा, भारतीय शिक्षा बोर्ड या भारतीय शिक्षा या भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय का अर्थ क्या है। बहुत सारे लोग, मैं कई गोष्ठियों में देश के हर मंडल स्तरों पर मैं अनेक गोष्ठियां किया और शिक्षाविदों के मन में ये बात अक्सर उभरी कि भारतीय शिक्षा का अर्थ आशय क्या है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। कहीं मात्र पुरोहितत्व तो नहीं पढ़ाया जाएगा, कहीं उन्हें विज्ञान, गणित,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्तमान जो विज्ञान की धाराएं हैं जो प्रगति उन्मुख, उनको उनसे वंचित तो नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक भावनात्मक नैरेटिव होगी या साक्ष्य आधारित और प्रामाणिक दृष्टिकोण पर आधारित विभिन्न विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया जाएगा। कुछ लोगों के मन में भी आशंका थी, क्योंकि बहुत सारे विरोधी पक्ष तुरंत उभर जाते हैं कि कहीं किसी एक आइडियोलॉजी विशेष को प्रसारित करने के लिए इस बोर्ड का गठन तो नहीं हुआ। इस तरह के भी बहुत ही ब्लंट क्वेश्चंस भी दिमाग में आते हैं, और ठीक है, आना स्वाभाविक भी है किसी के मन में। लेकिन जब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड का स्वरूप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह आधुनिक विज्ञान में पूर्णतः सामर्थ्य यथावत ही नहीं बल्कि एक कदम आगे रखने की दृष्टि रखते हुए और सभी विषयों में भारत की जो एक गौरवशाली ज्ञान परंपरा रही है उसमें भी जो साक्ष्य आधारित रही है, जो प्रामाणिक रही है, जो अभी किसी विवाद में या किसी प्रमाण के आधार पर पुष्टि नहीं हुई है, उनको न रखते हुए जो प्रामाणिक रूप से पुष्ट मान्यताएं हैं उनको सम्मिलित करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्लेंड एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस नॉलेज का रखा जाए। हम लोग भी, मैं चूंकि भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने से पहले प्रयागराज विश्वविद्यालय से, और मुझे भी प्रारंभ में जब मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब तक ऐसा लगता था कि शायद विज्ञान की यात्रा पूरी दुनिया में 16वीं और 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुई, और इससे पहले तो पूरा विश्व अंधकार युग था, ऐसा लगता था। क्योंकि जो भी पढ़ा हमने, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ी, चाहे केमिस्ट्री पढ़ी, चाहे फिजिक्स पढ़ी, वो किसी न किसी पाश्चात्य वैज्ञानिक के नाम से ही और उसके सिद्धांत से यात्रा की शुरुआत हुई। ठीक है, उन सिद्धांतों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में समसामयिक विज्ञान और उसके आधारित टेक्नोलॉजी को जानना इसलिए जरूरी है कि ताकि हम प्रगति के पाथे से दूर न हट जाएं। लेकिन ऐसा करने से हमारे मन में ये बोध हुआ कि जो मैकाले कहता था कि भारत अंधविश्वास का गढ़ रहा है, भारत तो जादू टोनों का देश रहा है, भारत के जितने ग्रंथ हैं लंदन की किसी एक लाइब्रेरी के एक प्रकोष्ठ में भी रख दिए जाएं तो भी प्रकोष्ठ खाली रह जाएगा। भारत की समूची सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में सिर्फ विकृतियां रही हैं, मनुष्य को मनुष्य या समानता, भ्रातृत्व, सहकार का कोई सिद्धांत ही नहीं रहा है। भारत में किसी भी प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स, दर्शन, गणित, विज्ञान, इनका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। भारत में लोग मूल रूप से भारत के नहीं हैं, सभी कहीं न कहीं बाहर से आए हैं, या तो अफ्रीका से आए, इथियोपिया से, या तो वो सुमेरियन कल्चर से आए जिनको आग्रेय नेग्रो कहते हैं, या वो अल्पाइन से भूमध्य सागर के पास से आए जिनको उन्होंने द्रविडियन और इंडस सिविलाइजेशन का नाम दे दिया, या उन्होंने कहा बाद में स्टेपी रीजन से आर्य आए और द्रविड़ों को दक्षिण खदेड़ दिया। इस प्रकार की जो नैरेटिव गढ़ दिया इतिहास में, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, भाषाओं का विभेद, विभिन्न जो मत हमारे सनातन के विभिन्न घटक हैं
उनके मध्य में भी मात्र अंतर विरोधों पर बल देकर उनके भी बीच में आपस में वैमनस्य पैदा करना, तो पंथीय वैमनस्य, भाषा का वैमनस्य, प्रजाति का वैमनस्य, नस्ल का वैमनस्य और सांस्कृतिक रूप से एक अंधकार युग में रहने वाले भूभाग के रूप में भारत की जो एक नैरेटिव गढ़ दिया था मैकाले ने और उसके पाश्चात्य विद्वानों ने, हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद भी छोटे छोटे टुकड़े पैबंद लगाने के अलावा समग्र रूपांतरण की प्रक्रिया से हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं गुजर पाई। जो 2020 में नई शिक्षा नीति के रूप में भारत सरकार ने एक अभिनव पहल किया है, प्रयोग किया है, और दूसरी पहल उन्होंने किया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में एक शिक्षा का एक उपकरण एक अभिनव प्रयोग के लिए स्थापित कर दिया कि देखें कितने अभिभावक, कितने शिक्षक, कितने शिक्षाविद इस धारणा से जुड़ते हैं जिस धारणा को महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जैसे अनेक विद्वान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र पाल, ये सारे लोग, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये सारे लोग एक स्वर से कहते रहे कि भारत की शिक्षा में 1835 का एजुकेशन एक्ट जो आ गया, इसके आधार पर हम भारतीयों को वैचारिक रूप से गुलाम बना देंगे। राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे मन में हीन भावना की ग्रंथि होगी और हम ये हमेशा ऐसे मनोविज्ञान से ग्रसित होंगे कि हमें तो अंग्रेज यहां पर सभ्य और सुसंस्कृत बनाने आए थे, और हमारे पूर्वज, मैकाले की भाषा में मैं कहूं तो गडरियों के गीत रहे हैं वैदिक मंत्र। ये जो बोध एक हीन भावना का लाया गया था, और इसके एक सिलसिलेवार इतिहास है। आप सभी जो मुझे सभी प्रबुद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश दौरान भी 1835 एक्ट के पहले भी बहस छिड़ी थी कि भारत में शिक्षा कैसी हो। तो वारेन हेस्टिंग बार बार यह कहता था कि भारत की शिक्षा मात्र जो पुराने फारसी के और संस्कृत के विद्यालय चल रहे हैं वैसे होनी चाहिए। लेकिन दो ऐसे गवर्नर थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के और मुंबई के, मुनरो और एल्फिस्टन। मद्रास प्रेसिडेंसी के मुनरो थे और मुंबई के एल्फिस्टन थे। वो कहते थे कि भारत में शिक्षा भारत की जो भाषाएं हैं उनमें होनी चाहिए और उसमें पाश्चात्य आधुनिक विज्ञान का भी समन्वय कर देना चाहिए, लेकिन भारत की मूल दर्शन से कटाव नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कहा कि मुनरो ने जो सर्वे कराया मद्रास में, तो प्रत्येक गांव में एक शिक्षा का संस्थान उसे मिला था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1802 में उन्होंने कराया। और एल्फिस्टन ने जो महाराष्ट्र और गुजरात जो सामूहिक प्रांत था उसमें भी कराया, तो उसमें भी पाया कि बहुत ही समृद्ध विद्यालय हैं प्राचीन। इस परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से अचानक काट देंगे तो जो समाज अपनी संस्कृति से, अपनी ज्ञान परंपरा से कट जाता है, वह पर कटे पक्षी की तरह अशक्त हो जाता है, उसको स्मृति भ्रंश हो जाता है। और एक विस्मृत के शिकार किसी व्यक्ति को, जैसे भविष्य के विकास के लिए कहा जाए कि मैं अगर आज 64 वर्ष का हूं, मुझसे कहा जाए 64 वर्ष की सारी स्मृतियां समाप्त, अब आप आगे बढ़ो, तो हमें किसी न किसी की नकल करनी पड़ेगी। तो वो नकल जरूर भारत बोध की तो नहीं होगी, अपनी संस्कृति की नहीं होगी, अपने संस्कार की नहीं होगी। तो भारत के समाज को ऐसा बना दिया गया। जो तीसरे वाले थे चार्ल्स ग्रंट, उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है,
अगर भारत की परंपरा को हमने पढ़ा दिया तो इतनी समृद्ध परंपरा है ये कि भारतीय बहुत तेजी के साथ अपने स्वतंत्रता की बात करने लगेंगे। हम नहीं राज कर पाएंगे, हम नहीं व्यापार चला पाएंगे, इसलिए हमें इनके अंदर हीन भावना डालनी है, अपने सांस्कृतिक गौरव से हटाना है इनको वैचारिक रूप से पाश्चात्य दर्शन का गुलाम बनाना है, उपभोक्ता बनाना है। और जब तक ये उपभोक्ता नहीं हो जाएंगे विचार के, तब तक न राजनीतिक सत्ता हमारी रहेगी न व्यापारिक सत्ता रहेगी। इसलिए उन्होंने नए विद्यालयों का एक स्वरूप खड़ा किया और 1835 में मैकाले के प्रयास से एक नया एक्ट आया, जिसका अगर एक सामान्य भाषा में मैं कहूं कि आप चारों वेद जानते हो, 6 दर्शन जानते हो, मूल उपनिषद जानते हो, पाणिनीय व्याकरण जानते हो, बुद्ध दर्शन जानते हो, जैन दर्शन जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपने 1835 के बाद एक्ट के तहत स्थापित विद्यालय के पाठ्यक्रम से पढ़ करके सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया तो आप अनपढ़ हैं। ये बहुत बड़ी साजिश हुई। हमारी सारी विद्याएं, 14 विद्याएं, 64 कलाओं पर आधारित समूची हजारों वर्ष की भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की यात्रा को ही अचानक मौत के घाट उतार दिया गया और हम उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी नहीं किए तो टुकड़ों टुकड़ों में किए। भारत के इतिहास को अंग्रेजों ने इस तरह से लिखवाया, स्मिथ ने, मिल ने लिखा, ब्रिटिश इंडिया की भारत तो बटा हुआ है पूरा, अगर हम अंग्रेज आकर के यहां शासन कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा अपराध कर रहे हैं। यहां तो कभी हूणों ने राज किया, कभी कुषाणों ने राज किया, कभी सीथियंस ने राज किया, कभी लोदीज ने राज किया, कभी पठानों ने राज किया, कभी मुगलों ने राज किया। और यही नहीं, पूर्व में आर्य भी आए थे बाहर से, द्रविड़ भी आए थे बाहर से, और आदिवासी आग्नेय भी आए थे बाहर से, और यहां तक कि अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ के गुफाओं में रहने वाले प्राचीन कुछ बची हुई जो ट्राइब्स है वो भी इथोपिया से आई थी। तो भारत मूल की अस्मिता को ही पूर्णतः हिला दिया, जैसे भारत कोई देश ही नहीं रहा कभी। 5वीं से लेकर के 11वीं सदी तक यूरोप का इतिहास डार्क हिस्ट्री कहते हैं उसको। इसके बाद बर्फ पिघलती है 11वीं शताब्दी में, कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ता है यूरोप का, कृषि की संभावनाएं बढ़ती हैं, वहां पर एक समूह अलग अलग किसानों के, वर्कर्स के, जमींदारों का कुलक समाज उत्पन्न होता है। 13वीं शताब्दी के अंत में, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब फिर बर्फ कुछ क्षेत्रों में जमा हो जाती है तो कृषि संकुचित हो जाती है। और उस समय एक बहुत बड़ी समस्या यूरोप के लोगों के सामने आई कि हम क्या करें, कैसे संचालन हो, कैसे भूखमरी खत्म हो। तो उस समय वहां के लोगों ने विचार किया कि क्या हमारे संस्कृति या आसपास में कहीं प्राचीन दर्शन है क्या जिसका सहारा लिया जाए। तो उन्होंने ग्रीक संस्कृति की ओर ध्यान दिया, अपनी यूनान की संस्कृति की ओर। और यूनान की संस्कृति के आधार पर ही उन्होंने 14वीं शताब्दी में जो यूरोप का रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ। और वहां से सुकरात, अरस्तु और प्लेटो की जो तर्क की प्रणाली थी और प्रकृति के पदार्थों के मध्य अंतर संबंध तलाशने और उनके कारणों की व्याख्या करने का जो एक दिशा मिली उनको, वहां से उनका भौतिक विज्ञान प्रारंभ होता है। और जो मैथमेटिक्स हमारे भारत से अरबों को मिली 8वीं शताब्दी में, वही 11वीं शताब्दी में जाती है यूरोप में और सुकरात, प्लेटो के तर्क आधारित चिंतन प्रक्रिया और इस गणित परंपरा, बौधायन की ज्यामिति जो पाइथागोरस जिसको गाडोमीटर कहता था,
उसको मिश्रित करते हुए विज्ञान के नए नए शोध प्रारंभ हुए यूरोप में। और उनके मन में आ गया कि कृषि तो हमारी संभावना है नहीं, तो हमें कुछ उद्योगों की ओर बढ़ना होगा। फिर उन्होंने विज्ञान का उपयोग किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रीज से फिर कुछ प्रोडक्ट आए। अब प्रोडक्ट बेचेंगे कहां? तो उस प्रोडक्ट बेचने के लिए बाजार चाहिए, और बाजार चाहिए सिक्योर्ड बाजार।